नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। देश में पुराने आपराधिक कानूनों को खत्म कर नए कानून लाए जा रहे हैं। 3 कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को आज लोकसभा में पास कर दिया गया है। फोकस बच्चों और महिलाओं के साथ हाल के दिनों में दिखने वाले अपराधों और आतंकवाद, देशद्रोह तक पर है। मॉब लिंचिंग को भी कानून के दायरे में लाया गया है। साल 2015 में दादरी के एक गांव में एक भीड़ ने अखलाक नाम के एक शख्स को घर से निकालकर मार दिया। इसके बाद लगातार मॉब लिंचिंग के कई मामले सामने आए। अब केंद्र सरकार ने नए कानूनों में मॉब लिंचिंग के लिए फांसी का प्रावधान किया है। लोकसभा में नए कानूनों पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर कांग्रेस पर तंज भी किया। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए? हालांकि विपक्ष ने याद दिलाया कि कई मामलों के बावजूद अल्पसंख्यकों को ही निशाना बनाया जा रहा है। CSDS की रिपोर्ट है, थिंक टैंक है बहुत बड़ा, जो कहता है कि दे हैव फाउंड सब्सटेंशियल प्रेजुडिस अगेंस्ट मुस्लिम द पुलिस फोर्स। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, 2/3 of the surveyed police personnel believe that Muslims were more inclined to violence than members of the communities. ये empirical evidence है। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि 35% जिन पुलिस के अहदेदारों का सर्वे किया गया, उन्होंने मॉब वायलेंस को नेचुरल करार दिया, खास तौर से उन केसों में जहां पर काउ स्लॉटर होता है। 3 कानून नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों से होने वाले अपराधों को लेकर कायदे कड़े कर दिए गए हैं। अब सभी पीड़ितों के बयानों की वीडियोग्राफी होगी और पीड़िता के बयान से पहले केस बंद नहीं किए जा सकेंगे। अब राजद्रोह कानून का नाम बदल गया है। अब इसे देशद्रोह के नाम से जाना जाएगा। आतंक की परिभाषा भी पहली बार न्याय संहिता में जोड़ी गई है ताकि आरोपी को किसी कानूनी ढील का फायदा न मिल सके। छापों और जब्ती में भी वीडियो क्लिपिंग को अनिवार्य बनाया गया है। इसके अलावा फरार मुजरिमों पर भी उनकी गैरहाजिरी में केस चल सकेगा। नए कानून के पास करवाने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय को 3200 सुझाव मिले और खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने 158 सिटिंग्स की। सरकार इसे अंग्रेजी राज के कानूनों से निजात पाने की तरह देख रही है। साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं के डिजिटलाइजेशन पर भी जोर है। अब ये बिल राज्यसभा जाएगा और वहां पास होने के बाद कानून बन जाएगा। 150 साल पुराने कानून बदले जा रहे हैं। बदलाव धीरे धीरे कर ही आएंगे, लेकिन अपने साथ कई और चुनौतियां भी लाएंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने और मजाक उड़ाने का मामला तूल पकड़ चुका है। आज जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उनसे मिलने पहुंचे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति को फोन किया। मिमिक्री पर प्रधानमंत्री ने गहरा दुख जताया और कहा कि 20 साल से मेरा भी ऐसा अपमान हो रहा है। उपराष्ट्रपति का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रधानमंत्री ने कहा है। और आपको बता दें, राष्ट्रपति ने भी इस घटना को लेकर चिंता जताई है। राष्ट्रपति भवन के ट्वीट में कहा गया है कि जिस तरीके से हमारे उपराष्ट्रपति को संसद के परिसर में अपमानित किया गया, वो देखकर मुझे बहुत निराशा हुई है। चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी बात को रखने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के दायरे में होनी चाहिए। ये संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और देश की जनता इसे बनाए रखने की उम्मीद करती है। आपको सब पता है, आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या?
और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो वीडियो उनके फोन में है और इसमें किसी का अपमान नहीं हुआ है। मेरा अपमान किया किसने किया, कैसे किया? हाँ। वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट के लिए ऐसा किसी ने कुछ नहीं वहाँ पे किसानों का अपमान किया। नहीं सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है, उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। आज दिल्ली में जाट समुदाय से जुड़े काफी लोगों ने उपराष्ट्रपति के अपमान के खिलाफ कांग्रेस दफ्तर की तरफ मार्च किया और उनके हाथ में बैनर थे। वो विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी शामिल थे। और INDI इंडिया के 28 दलों की कल हुई बैठक के बाद विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बताया कि उन्होंने कल हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई दलों के नेताओं ने समर्थन किया, लेकिन सबने नहीं। 28 में से 12 ने समर्थन किया। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे कहा कि पहले जीत कर आना मकसद है, प्रधानमंत्री कौन होगा ये बाद में तय किया जाएगा। बहरहाल इसका असर दिखने लगा है। नीतीश कुमार, जो एक समय संयोजक की दौड़ में सबसे आगे दिखना चाह रहे थे, वे नाखुश बताए जा रहे हैं। आज हमने जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से बात की। एक अंश उस बातचीत का हम आपको दिखा रहे हैं, जो पूरा इंटरव्यू शाम 6 बजे दिखाया था। और हमने उनसे पूछा कि कल इंडिया की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव संयोजक और प्रधानमंत्री के लिए ममता बनर्जी ने पेश किया, क्या आप लोगों की सहमति है और क्या हुआ था वहां पर? नहीं, जो प्रस्ताव है उसको लेकर के जो मुंबई में बैठक थी इंडिया घटक दलों की, उसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है कि किसी को भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में ना प्रोजेक्ट करके सिद्धांतों को और 140 करोड़ जनता के चेहरे को प्रस्तुत किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, एक दिन पहले ही ममता दीदी अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर के दिल्ली के संपूर्ण मीडिया के सामने घोषणा करती है कि हम किसी को भी प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तुत नहीं करेंगे। जो वक्तव्य उन्होंने दिया है वो संपूर्ण इंडिया का वक्तव्य नहीं है। निजी तौर पर वो इस तरह के वक्तव्य देने के लिए स्वतंत्र हैं। जहाँ तक नीतीश जी का प्रश्न है, नीतीश जी ने स्वयं भी कई अवसरों पर और पार्टी ने कभी कोई प्रस्ताव पास करके नहीं कहा है कि उनको संयोजक बनाया जाए या उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। और इंडिया गठबंधन के वो जन्मदाता हैं। पिछले साल सितंबर में उन्होंने तीसरे मोर्चे की सारी संभावनाओं को खारिज करके इसको पटना में मूल रूप दिया था। वो बगैर संयोजक के इसके जन्मदाता भी हैं और इसके संयोजक भी हैं। और जातिगत जनगणना करा करके उसके आंकड़े प्रकाशित करके गरीबों को, दुर्बल वर्गों को आवाज़ दे करके वो किसी संयोजक के पद से भी हमारे लिए बड़े हो गए। शराब घोटाले को लेकर कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेशी से पहले ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री विपासना के लिए निकल गए हैं। 30 दिसंबर तक वो विपासना में ही रहेंगे। पिछली बार भी 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए थे। तब उन्होंने समन को गैरकानूनी बताते हुए ईडी से वापस लेने की मांग की थी। मराठा आरक्षण को लेकर जारी गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने मराठा आरक्षण को लेकर फरवरी में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बात की है। विपक्ष इसे लोकसभा चुनाव से पहले नया जुमला बता रहा है। मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्यात येईल। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बता रहे हैं कि सरकार ने मराठा समाज के लिए क्या क्या काम किए। साथ ही कहा कि फरवरी में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर
मराठा आरक्षण की कानूनी अडचणों को दूर किया जाएगा। राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये शिंदे कमेटी का दूसरा रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुआ है। उसकी जांच होने के बाद फरवरी महीने में विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। मराठा आरक्षण देने की सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरे समाज को इसका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं ये बात भी साफ कर देता हूँ। अन्याय होणार नाही याची खात्री देखील मी या ठिकाणी देऊ इच्छितो। इस ऐलान को विपक्ष सरकार का नया राजनीतिक झुंझुना बता रहा है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। सरकार गंभीर नहीं है, महाराष्ट्र को जलाना चाहती है सरकार। ये जो जिस तरह से महाराष्ट्र में ओबीसी वर्सेस मराठा जिस तरह से लड़ाई करवाई गई है, उसका परिणाम महाराष्ट्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मराठा समाज को न्यायपालिका में टिक सके, इस प्रकार का रिजर्वेशन देना चाहते हैं। अब हाय तौबा करके यदि वो देने का प्रयास किया जाता है तो न्यायपालिका में टिक नहीं पाएगा। जो टेक्निकल प्रोसीजर है, जो कागजी कार्रवाई है, उसे तुम कैसे टाल सकते हो? मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार की नई डेडलाइन को मानने से इनकार कर दिया है। जरांगे पाटिल ने कहा है कि 24 दिसंबर तक अगर सरकार ने मराठा आरक्षण नहीं दिया तो आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा और इसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया था। वहीं फडणवीस सरकार ने भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मराठा आरक्षण दिया था और अब फिर शिंदे सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण देने का रास्ता निकालने की बात कर रही है। नागपुर से अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मणिपुर की हिंसा में मारे गए 87 लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। इनका अंतिम संस्कार चूड़ाचांदपुर में किया गया। इन लोगों की मौत हिंसा में इस साल मई में हो गई थी, लेकिन हालात बिगड़ने की वजह से अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। हालांकि अभी भी चूड़ाचांदपुर जिले में कई तरह की पाबंदियां हैं। Now is the duty for the government to institute a mechanism for separate administration, and we paid the price. और अब बात तमिलनाडु की बाढ़ पीड़ित इलाकों की महिलाओं ने तुतिकोरिन चिरुनेलवेली राजमार्ग पर जाम लगाया। वो स्थानीय विधायक के आने की मांग कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हालात ऐसे हो चुके हैं कि वो कई दिनों से अपने कपड़े तक नहीं बदल सके हैं। घर नहीं रहा, सारा सामान बह गया है पानी में। और बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनको समझाया और बुझाया। उत्तर प्रदेश के घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। ये वो कि घर खरीदार हैं जो 13 साल से अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, अमिताभ कांत कमेटी ने रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की सिफारिश अपनी रिपोर्ट में की। यूपी सरकार का दावा है कि इस फैसले से एनसीआर के करीब 2.5 लाख घर खरीदारों को फायदा मिलेगा। इसमें अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक बिल्डर्स को जीरो पीरियड रहेगा। कोरोना काल को जीरो पीरियड माना गया है। कोरोना के समय का ना तो ब्याज देना होगा ना जुर्माना। जो बकाया अब जीरो पीरियड को हटाकर आएगा, उसका 25% बिल्डर्स को तुरंत जमा करना होगा। बाकी का पैसा बिल्डर्स किश्त में दे सकते हैं। फ्लैटों की रजिस्ट्री भी जल्द शुरू हो सकती है। देश में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले सामने आने लगे और ऐसे में केंद्र सरकार ने आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नए वेरिएंट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सभी राज्य अस्पतालों में होने वाले मॉक ड्रिल में हिस्सा लें। दरअसल सिंगापुर, अमेरिका, चीन सहित कई देशों के साथ
के बाद यहाँ पर देश में भी कई राज्यों में जो सब वेरिएंट है JN1 के मामले भारत में सामने आए हैं। इसे देखते हुए हम सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हिंदी के जाने माने लेखक संजीव को इस बार का साहित्य अकादमी सम्मान देने की घोषणा हुई है और उन्हें ये सम्मान सेतु प्रकाशन से प्रकाशित उनके उपन्यास मुझे पहचानो पर दिया गया है। उन्होंने हिंदी को कई महत्वपूर्ण उपन्यास दिए हैं। उन्होंने खेती के संकट पर फांस नाम का उपन्यास के अलावा सावधान, नीचे आग है, जंगल जहां शुरू होता है, सर्कस, किशनगंज का अहेरी जैसे उपन्यास चर्चित हैं। साहित्य अकादमी सम्मान 24 भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं। इस बार आपको बता दें, अंग्रेजी में नीलम शरण को, उर्दू में सादिका नवाब सहर को, तमिल में राजशेखरन को और मराठी में कृष्णकांत खोत को और बांग्ला में स्वप्नमय चक्रवर्ती को दिया गया है। और इसी खबर के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।